कैमरा ऑन। जी हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हो गई स्टार्ट? हाँ, अब आपको लग रहा है कि गुड आफ्टरनून आया। इतनी देर से पता नहीं आप क्या ही बातें कर रहे थे। अब आवाज आ रही? अब आवाज आ रही क्या? हाँ, इतनी देर तक मैं ऐसे ही बोल रहा था। कब से बोल रहा हूँ? 15-20 मिनट हो गए, वरना आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। देख लो, माय गॉड। अब इधर ध्यान दो। हाँ, अब इधर ध्यान दो। आप अब बातें कर ली सबने? क्या पकाया, क्या खाया, क्या बनाया, किसको बनाया, ऐसी बातें कर रहे हो सब बेवकूफ। अब तो दिख रहा हूं ना? अब भी नहीं दिख रहा हूं मैं? आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहे नहीं दिख रहे। अब मैं दिख रहा हूं? मेरी आवाज आ रही क्या? अरे कुछ तो मेरे को ऐसे साइन दो ताकि पता चले कि हरी झंडी, कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब आवाज आ रही, मैं दिख रहा हूं, तो फिर क्या चाहिए? फिर बोर्ड दिख जाएगा, फिर हम क्वेश्चन बता देंगे और वो एग्जाम में आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप खुशी खुशी मिठाइयां बांटोगे। बस इतना ही चाहिए हमें, और क्या चाहिए? हाँ, मैं यही था। अब देखो, अब इधर ध्यान दो। अच्छा, मोनिका बोल रही बच्चे पागल हो गए आपके वेट में। इतना इंतजार भी मत किया करो, इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल होती है। अब इधर ध्यान दो आप लोग। टिटनेस के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे, इसके अलग अलग कॉज पढ़ा, कैसे फैलता है। आज हम इसके साइन सिम्टम पढ़ेंगे। इधर ध्यान दो। साइन सिम्टम में देखो, टिटनेस के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मोस्ट कॉमन ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक का मतलब एनिस्ट्राइल, लागने से, भागने से, टूटने से, दौड़ने से, कूदने से, दौड़ कुछ भी करने से, इन्वायरमेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर जाता है तो टिटनेस हो सकता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि टिटनेस सिर्फ लोहे से होता है। अगर लोहे से होता तो किसी को जलने पे टिटनेस की सुई क्यों लगाते? टिटनेस सिर्फ लोहे से होता तो रोड पे घिसने से टिटनेस का सुई क्यों लगाते हैं? अगर लोहे से होता तो प्रेग्नेंट मदर को टिटनेस की सुई क्यों लगाते हैं? टिटनेस अगर सिर्फ लोहे से होता तो न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के बाद भी डीपीटी के टिटनेस के इंजेक्शन क्यों लगाते? ऐसा नहीं है, क्योंकि एकमात्र डिजीज जिसके अगेंस्ट में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती उसका नाम है टिटनेस। टिटनेस का बैक्टीरिया मिट्टी में पाया जाता है और मिट्टी को कभी इम्यूनाइज नहीं किया जा सकता। एक इंसान के आप टीके लगा सकते हो, जानवर के लगा सकते हो, पर्सन के लगा सकते हो, मेल फीमेल ओल्ड जीरियटिक बच्चे बूढ़े किसी के लगा सकते हो, लेकिन मिट्टी के कहां टीके लगाओगे? और मिट्टी में टिटनेस का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कोई भी रगड़ लगे, कोई भी कहीं पे एग्रेशन हो, टिटनेस हो सकता है, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया है और इसके अगेंस्ट में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। ये सवाल बहुत फेमस है कि कौन सी बीमारी जिसके अगेंस्ट में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है टोटल ऑल ओवर कम्युनिटी की इम्यूनिटी को हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और टिटनेस के अगेंस्ट में हार्ड इम्यूनिटी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, ऐसा हम मानते हैं और ये सही बात है। तो टिटनेस 3 प्रकार का हो सकता है। एक, बचीड़ लगने से, दूसरा पोस्टपार्टम पीरियड में, तीसरा न्यूबॉर्न बेबी को। न्यूबॉर्न बेबी को ऐसा क्या होगा कि उसको टिटनेस हो जाएगा? न्यूबॉर्न बेबी को क्या होगा? सुनो, नए नए बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही मां का अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा जुड़ा रहता है। नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, आपको पता है काटते हैं? जी काटते हैं। काटते समय उसने कुछ भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा, कॉर्ड कटिंग को स्टेराइल नहीं किया, उसको जो धागा है उसको साफ नहीं था, या फिर जो ब्लेड थी वो स्टेराइल नहीं थी, हाथ वॉश नहीं किए हुए थे, कुछ भी अनस्टेराइल था, उसकी वजह से हो सकता है। तो इसको हम 8th डे डिजीज क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या है कि इसको 8th डे डिजीज बोलते हैं? इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 8 दिन, अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगभग 8 दिन में फॉल आउट होता है, और साइन सिम्टम भी कब आएगा? 8 दिन बाद। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करने से लेकर जो पहला साइन आता है उसके बीच के साइन को क्या बोलते हैं? उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा पीरियड पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर किया और पहली बार आपको कुछ कुछ होने लगा, एंटर करने से लेके कुछ कुछ होने तक के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, पहले साइन को। सही बात है, वेरी गुड। तो ये हो गया 3। इसको 8th डे डिजीज याद कर लेना। 8th डे डिजीज किसको बोला गया है? दूसरा सवाल, 8th डे डिजीज क्यों हो सकती है? तीसरा सवाल, 8th डे डिजीज किस में हो सकती है?
चौथा सवाल, एट द डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ये 4 सवाल बन जाएंगे। साइन सिम्टम, जब टिटनेस होता है तो भयंकर कॉन्ट्रैक्शन आता है, कुछ भी नहीं दिखता, वो 4 जनों से पकड़ में नहीं आता पर्सन, कूदेगा नाचेगा, ऐसे कूदेगा बेड को तोड़ देगा और भयंकर कूदेगा, ऐसे कूदेगा। देखो स्पाज्म इन नेक एंड बैक मसल्स, ऑफिस्थोटोनस पोजीशन, मरीज ऐसे सो रहा है, हाथ पैर बांध दिए, फिर भी मरीज ऐसे हो जाएगा। ये देखो पुल बन गया एक हावड़ा ब्रिज, अब इसके नीचे से मतलब पूरा पर्सन पूरा दिख रहा है, ये ऐसे सो रहा है, ये इसका हेड है, ये इसका पेट है, ये इसके पैर है, ऐसे हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑफिस्थोटोनस पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ऑफिस्थोटोनस पोजीशन। कौन सी? ऑफिस्थोटोनस पोजीशन बोलते हैं इसको। समझ में आ गई बात? राइसेस सैडोनिकस, ऐसी खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन कि फेशियल एक्सप्रेशन चेंज, डेविल स्माइल, ये भी याद हो गया। लॉक जॉ एकदम लॉक, क्योंकि टाइट होगा तो क्या होगा? स्पाज्म होगा। मैसेटर मसल्स का मतलब मैस्टिकेशन वाली मसल्स, जो आप चबाते हो खाना, उस मसल्स का स्पाज्म होता है। सही बात है ना? बछीड़ का मतलब होता है लगना, एक्सीडेंट, ऐसे। समझ गए आप? तो आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ लूं क्या फटाफट? देखो आपका भी टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है ना, बीच बीच में क्लास 1-2 बार ऐसे हो गई, फिर वो चल रहा है ऐसे सब कुछ। हाँ सुना है मैंने, मैं हावड़ा ब्रिज के बारे में जानता तो नहीं हूं, लेकिन सुना है कि ऐसा ब्रिज है। उधर है आपकी साइड, कोलकाता साइड है ना? चलो तो फिर आगे बढ़े। ये हो गया आपका, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ो। चलो हम टिटनेस के बारे में और क्या जानते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन ध्यान दो फटाफट, कैसे कर सकते हैं? ऐसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन का मतलब होता है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है पहले। ये कहां होता है? ये पीएससी या सब सेंटर के ऊपर होता है। आपको पता ही है, पढ़ रखा है आपने, बताने की जरूरत नहीं है। और जो पुराने स्टूडेंट है उसने पढ़ रखा है, और नए हैं उसको हम पढ़ा दिया जाएगा, अभी आया नहीं है। मतलब डिजीज होने से पहले जो किया जाता है, होने से पहले एक्शन टेकन टू प्रायर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी। तो क्या करोगे? वैक्सीन लगाओगे। तो वैक्सीन लग गई, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टुसिस, टी का मतलब होता है टिटनेस। ऐसा डिजीज, ऐसी वैक्सीनेशन जो एक साथ 3 बीमारियों से प्रिवेंट करती है, जिसको कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। और उस कंबाइंड वैक्सीन में 3 बीमारियां, तीनों ही जो बैक्टीरियल बीमारी होती है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तीनों बैक्टीरियल है। क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। तो टिटनेस हो गया। लेकिन किसी को बीमारी हो गई तो क्या करोगे? हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? ये करेंगे। प्रिवेंशन तो ये हो गया, डीपीटी और टीटी। हो गई तो क्या करोगे? एंटी टिटनेस सीरम, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। किसका सीरम यूज करते हैं कोई भी बीमारी में? कभी भी याद करना, हॉरस सीरम, घोड़े का सीरम यूज किया जाता है। ये सवाल आ सकता है कि एंटीबॉडी में किसका सीरम यूज किया जाता है? हॉरस सीरम यूज किया जाता है। अच्छा, ये सवाल आया था सीएचओ में, क्या आया था? यही आया था। वेरी गुड। डाइजेपाम फॉर स्पाज्म, डाइजेपाम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग है। कौन से ग्रुप की ड्रग है? बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग है। बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग है, जो एंजियोलाइटिक है, सेडेटिव है, मसल्स को रिलैक्स करवाती है। ठीक है? ये पेनिसिलिन है, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है। ये क्या करती है? एंटीबायोटिक है, टिटनेस के बैक्टीरिया को वही सेडल मार देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। बेंजाथिन पेनिसिलिन, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन बोलते हैं इसको। कौन बता सकता है ये कैसे लगता है? कभी कभी आपके आएंगे ना घूमने मधुमिता, जरूर। ठीक है? ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन।
समझ आ गया टिटनेस? अब देखो एक बात समझना, ये तो प्रिवेंशन है, मैं वैक्सीनेशन में पढ़ाऊंगा कैसे कैसे करना होता है। ये ट्रीटमेंट हो गया। अब ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होता है, और क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बैक्टीरिया हो गया, क्या साइन आ रहे हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट है कि नहीं है, ये हम आपको बेसिक बात बता रहे हैं, और इससे भी ऊपर ज्यादा हो सकता है ना। चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ू मैं, इतना लिख लिया आपने। हाँ, टिटनेस, ये बेंजाथिनिन पेनिसिलिन कैसे लगाते हैं आपको इसका प्रोटोकॉल समझाया जाएगा कभी, है ना। अलग टाइप का इंजेक्शन होता है, बहुत गाढ़ा, बहुत कंसंट्रेटेड होता है, आईएम लगता है, ये सबको पता है, लेकिन हर बार एएसटी करना होता है क्योंकि पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिव होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1 टाइप की सेंसिटिविटी होती है, उसकी वजह से एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो जाता है। कौन सा शॉक हो जाता है पेशेंट को, एनाफाइलैक्सिस शॉक में चला जाता है, अचानक से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, बीपी फॉल हो जाती है, और मरीज का ब्रोंकोस्पाज्म होकर मरीज की डेथ हो जाती है। पहले एएसटी करते हैं और लगाने से तुरंत डाइल्यूट करने के बाद बड़ी लार्ज गेज की लगभग 20 से 20 नंबर की इंजेक्शन से लगाया जाता है आईएम। बहुत पेन करता है, भयंकर पेन करता है, और इतना पेन करता है, इतना पेन करता है कि ये 4 वीक में एक बार लगता है। जब भी ये लगता है तो मरीज की जो डेट नजदीक आती है लगने की, मरीज को एंजाइटी बढ़ जाती है, इतना पेन करता है। लगाने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, हर कोई ऐसे नहीं लगा सकता। इंजेक्शन को तुरंत आपने फिल किया, एनएस में डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद जस्ट आगे 2 ml एनएस भरना है, 2 ml एनएस फिल करना है, और फिर भरते ही तुरंत लगाना है। वो आगे वाला 2 ml एनएस है, वो आगे रास्ता बनाएगा, और ताकि पीछे वाला इंजेक्शन जा सके, अदरवाइज निडल ब्लॉक हो जाएगी और जाएगा नहीं, अदरवाइज निडल ब्लॉक हो जाएगी और वो कभी जाएगा नहीं। ये बात याद रखनी है। तो आगे एनएस भरना होता है ताकि डाइल्यूट करने के बाद भी एक्स्ट्रा एनएस भरना, तुरंत लगाना है ताकि लिक्विड आगे जाए और पीछे पीछे पाउडर जाए। भयंकर पेन होता है, टाइप 1 रिएक्शन होता है, उसको एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन बोलता है, और इसमें मरीज को एनाफाइलैक्सिस शॉक होता है इमीडिएट रिएक्शन में। ठीक है ये बात? चलो इतना समझ गए। अब मैं थोड़ी बात और समझाता हूं आपको, बहुत अच्छी बातें थोड़ी, कि टिटनेस को प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। 5 तरीके हैं टिटनेस को प्रिवेंशन करने के। टिटनेस नियोनेट्रम, जिसको बोलते हैं 8th डे डिजीज, कौन सी बीमारी बोलते हैं? 8th डे डिजीज बोलते हैं टिटनेस नियोनेट्रम को। इसको प्रिवेंट करने के लिए 5C को मेंटेन किया गया था, आपने पढ़ लिया है। अगर ऐसा करोगे तो लगभग 90% चांस है कि टिटनेस मरीज को इस वजह से तो नहीं होगा, और कोई वजह से हो सकता है, इस वजह से नहीं होगा। अब हाथ क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, डिलीवरी सरफेस स्टेराइल होनी चाहिए, कोड केयर स्टेराइल होना चाहिए, कटिंग कोड एकदम ब्लेड का स्टेराइल होना चाहिए, टाई बांध दो एकदम स्टेराइल होना चाहिए। आपने अम्बिलिकल कोड न्यूबॉर्न केयर में पढ़ लिया। हो गया ये भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, टिटनेस का ट्रीटमेंट। टिटनेस कैसे क्या ट्रीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इधर ध्यान दोगे आप, थोड़ा सा समझना आपको। आगे वाला जो टॉपिक है टिटनेस से रिलेटेड है, और आपको इजी वे में 1 मिनट में समझ नहीं आएगा, तो प्लीज आपको 1 मिनट में समझ नहीं आए तो बुरा नहीं मानना है। 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, लेकिन टिपिकल है, सवाल आएगा वहां से 10 सवाल बनेंगे एक ही टॉपिक से। चलो नेक्स्ट कैटेगरी। अब मैं बताता हूं ट्रीटमेंट। पहले लिखोगे ये प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस आफ्टर इंजरी, ये हेडिंग लगाओ पहले, फिर वो बनाओगे। अब इधर ध्यान दो, अब मैं ज्ञान दे रहा हूं आपको, बहुत ही काम का ज्ञान है। प्रिवेंशन ऑफ द टिटनेस आफ्टर इंजरी, बीमारी के बाद में टिटनेस को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कौन से मरीज को कौन सा टीका लगेगा, ये इंपॉर्टेंट।
कौन से मरीज को कौन सा टीका नहीं लगेगा ये इंपॉर्टेंट, किस एज में कितनी बार वैक्सीनेशन हो चुका है तो कौन सा लगेगा ये इंपॉर्टेंट। अब इधर ध्यान देना, ये कैटेगरी और ये कैटेगरी और इसमें ये 4 कैटेगरी। आपको समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मेरी बात सुनना, 2 मिनट लिखना मत, आप 2 मिनट सुनना। 4 मरीज है, एक का नाम है सोनम, एक का नाम है प्रीति, एक का नाम है प्रतीक्षा और एक का नाम है प्रिया। सोनम, प्रीति, प्रतीक्षा एंड प्रिया, 4 मरीज है। कौन कौन है? एक है टाइप ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। अब इनको या तो जस्ट अभी चोट लगी है, 6 घंटे से कम टाइम हुआ है, या इसको 6 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, या इनको 6 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया। चलो भाई 6 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, देखो या तो 6 घंटे से कम टाइम हो गया या 6 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया। कैटेगरी ए किसको बोलेंगे, कैटेगरी बी किसको बोलेंगे, कैटेगरी सी किसको बोलेंगे और कैटेगरी डी किसको बोलेंगे। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इधर आओ, एकदम सिंपल समझना है। एक पर्सन है जिसका नाम है ए, उसकी डेफिनेशन है, देखो तीनों में एक बात याद रखना। अब एक बात याद रखना, हैड ए कंप्लीट कोर्स, हैड ए कंप्लीट कोर्स, हैड ए कंप्लीट कोर्स, हैड ए नॉट कंप्लीट कोर्स। मतलब क्या है, कैटेगरी ए ने पूरा कोर्स ले रखा है, बी ने ले रखा है, सी ने ले रखा है, इसको 5 साल से कम टाइम हुआ है, इसको 5 से 10 हुआ है, इसको 10 से 15 हुआ है और इसको या तो पता नहीं और या 15 से ज्यादा हुआ है। बस सवाल बन गया कि टिटनेस में कैटेगरी ए की डेफिनेशन क्या है। कैटेगरी ए का मतलब है ऐसा पर्सन जिसने कंप्लीट कोर्स ले रखा है लेकिन जिसको 5 साल से कम टाइम हुआ है। कैटेगरी बी, ऐसा पर्सन जिसने कंप्लीट कोर्स ले रखा है, पूरी हिस्ट्री देगा मरीज। क्वेश्चन में आएगा ऐसा, मैं बताऊंगा कैसे आएगा, सुन लो पहले। क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे यही बताने जा रहा हूं कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको लास्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, 6 साल हुए हैं, उसकी इंजरी 4 घंटे पहले हुई है, बताओ उसको कौन सा लगेगा, बताओ उसको कौन सा वैक्सीन लगेगा, ऐसा सवाल आएगा। सवाल ऐसा भी आ सकता है, ऐसा पेशेंट जिसको 3 साल हुए हैं, जिसको 3 साल हुए हैं, उसको बताइए कौन सा वैक्सीन लगेगा। ऐसा मरीज जिसको 10 से 15 साल के बीच में क्वेश्चन आएगा, 11, 12, 13, 14, 15 और कंप्लीट कोर्स ले चुका है, बताओ उसको कौन सा वैक्सीन लगेगा। और ऐसा पर्सन जिसको 15 साल से ज्यादा हो चुका है, या तो 15 से बाद कोई वैल्यू नहीं है, या तो 15 से ज्यादा हो गया है या पता नहीं, अननोन, तो भी एक ही बात है। याद रहेगा 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी याद करो फटाफट। पहली कैटेगरी याद करो फटाफट, कंप्लीट कोर्स लेस देन 5, 5 to 10, मोर देन 10 एंड मोर देन 15। तो लिख दो यहां पर फटाफट, ये चारों चीजें बाद में लिखना, पहले इधर एक चारों के लाइन में लिख लो फटाफट। कैटेगरी ए, ऐसा पर्सन जिसको 5 साल से कम टाइम हुआ है, ऐसा पर्सन जिसको 5 से ज्यादा हुआ है, 10 से कम हुआ है, ऐसा पर्सन जिसको 10 से ज्यादा हुआ है, 15 से कम हुआ है, तीनों ने कंप्लीट कोर्स ले रखा है। अरे क्वेश्चन कैसे आएगा वही तो समझाने की कोशिश करूंगा, चुप रह के सोचना। फिर इसमें लास्ट में याद रखना, सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें देखो या तो कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ है या उसके मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि टीके लगवाए कि नहीं लगाए, अननोन हिस्ट्री, हैज नॉट हैड ए कंप्लीट कोर्स ऑफ टॉक्सॉइड मतलब टिटनेस, और अननोन जिसका पता नहीं है भाई लगाया कि नहीं लगाया। याद रहेगा। अरे 5 हुआ उसको कैटेगरी ए में आएगा, 10 तक कैटेगरी बी में आएगा, 15 तक कैटेगरी सी में आएगा, 15 को क्रॉस कर गया कैटेगरी डी में आएगा, अननोन वाला कैटेगरी डी में आएगा। ये लिख दिया आपने, सबको समझ में आया क्या? जल्दी करो फटाफट, समझ में आया है?
और ऐसे ही बोलना है क्योंकि आ चुका है समझ में, क्योंकि समझ में आ चुका है। और जब समझ में आ चुका है तो फिर तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं तुरंत। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी। हो गया ये चारों ही, ये चारों ही हो गया। हाँ, 4 कैटेगरी याद कर लो, 5, 5 से 10, 10 से 15, मोर देन 15 और अननोन हिस्ट्री। चलो मैं अब सवाल डालता हूं आगे जी। ये लो, ये लो, अब लिखो। ए को बोल दो लेस देन 5 ईयर, ऊपर लिख देना कंप्लीट कोर्स यस। बी में लिखो कंप्लीट कोर्स यस। कंप्लीट कोर्स का मतलब क्या, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, टिटनेस की चारों बूस्टर डोज के बाद में सब कुछ लगा दिया, वो पढ़ाऊंगा वैक्सीनेशन में। 5 to 10 ईयर्स, इसमें लिखो कंप्लीट कोर्स यस। मोर देन 10 ईयर्स, इसमें लिखो कंप्लीट कोर्स नॉट या अननोन हिस्ट्री, फिर लिखो या फिर मोर देन 15 ईयर्स। एक ही बात है, या तो कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ कभी, या हिस्ट्री पता नहीं, या 15 साल से कंप्लीट कोर्स हुआ है तो कितना टाइम हो गया, 15 से ज्यादा। आ गया समझ में, ये समझ में आया। अब देखो, अब सवाल आएगा, सवाल बनाऊं, क्वेश्चन बनाऊं आपके सामने। पहला सवाल, एक मरीज जिसका नाम है नीता, उसने लास्ट कंप्लीट टीकाकरण करवा लिया 4 साल पहले, उसको 4 घंटे पहले चोट लगी, वुंड एकदम क्लीन है, वुंड नॉन पेनिट्रेटिंग है, कोई ज्यादा पस भरा हुआ नहीं है, बताओ क्या लगाओगे। आप बोलोगे ऑप्शन ए होगा 1 2 3 4, ए बी सी डी। बताओ क्या लिखोगे। आप बोलोगे कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नीता मैम ने क्या किया, 5 साल से कम टाइम हुआ है सुनीता मैम का, और 5 साल से कम टाइम हुआ है, इसका मतलब कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सुनीता जी को पक्का पता चल गया ना जी, नहीं है। सवाल चेंज करो, 4 साल हुए हैं कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाए हुए, पक्का पता है कि ले रखा है पूरा वैक्सीनेशन, वुंड पेनिट्रेटिंग है, वुंड में पस भर गया है, 6 घंटे से ज्यादा हुआ है। अब क्या करोगे, अब भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैम्स ने 5 साल से पहले पहले वैक्सीनेशन अभी करवाया है। सवाल समझ आ गए दो। नेक्स्ट, एक मैम है जिसका नाम है प्रीति। अब प्रीति जी मैम को 5 से 10 साल पहले कंप्लीट टीकाकरण हो चुका है, टिटनेस का कंप्लीट हो चुका है, अभी इंजरी हुई है 5 घंटे पहले या 6 घंटे, लेकिन वुंड में पस नहीं है। नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज का मतलब कोई तरीके का पस नहीं है, क्लीन का मतलब पस नहीं है, नॉन पेनिट्रेटिंग का मतलब गंदा वुंड नहीं है। क्या दोगे, ओनली 0.5 ml टीटी देंगे। टॉक्सोइड का मतलब ओनली टीटी का इंजेक्शन, चाहे 6 घंटे से ज्यादा हुआ तो भी टिटनेस। तो बहुत ज्ञान की बात सुनो, पहले में कुछ नहीं, दूसरे में 1 टीटी। अब और नेक्स्ट 10 से 15 साल, एक है जिनका नाम है, अरे लड़के लोगों तुम भी कमेंट किया करो ताकि मैं आपका नाम भी पढ़ सकूं। सारे नाम देखो लड़कियां ही कमेंट करती है, क्या लड़के क्या बोलते ही नहीं हो, चुप ही रहते हो सभी। कोई तो बोलो। 10 से 15 साल हुए हैं। अब इसमें अगर 6, यहां से सवाल बनेगा, पहले में तो याद हो गया, कुछ नहीं 1 डोज, इसमें 6 घंटे से कम है तो 1 डोज, 6 से ज्यादा है तो टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन लगेगा साथ में, 1 डोज के साथ, नॉट कंप्लीट कोर्स, 1 डोज के साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो चुका है और वुंड के अंदर पस है, पेनिट्रेटिंग है, क्लीन वुंड नहीं है। कैटेगरी डी, इसमें तो सब कुछ लगेगा। कैटेगरी डी में अगर 6 घंटे से कम है, कंप्लीट कोर्स पूरा जितना लगना है, 5-6 डोज सारी, और अगर खराब वुंड है तो सब कुछ, कंप्लीट कोर्स भी लगेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगे। याद कैसे बनेगा, पहले में कुछ नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे में 1 टीटी चाहे कुछ भी हो जाए, तीसरे के अंदर 1 डोज, 1 डोज प्लस आईजी। याद कितना इजी है, सिंपल, देखो रटना ही नहीं है, कुछ नहीं, 1 प्लस आईजी, कंप्लीट, कंप्लीट प्लस आईजी हो गया। कुछ नहीं, 1 प्लस आईजी, कंप्लीट, कंप्लीट प्लस आईजी। कितना इजी याद हुआ, सबको याद हो गया, आई थिंक सबको याद हो गया।
हो गया तो फिर लिखो। हो गया ना, सबको याद हो गया, सबको फटाफट हो गया। राहुल नाम लेते हैं हम, कुछ कुछ लोग ही कमेंट करते हैं, बॉय लोग चुपचाप ही रहते हैं। एक भरत राठौड़ है, एक राहुल है, एक सतीश कुमार रोजाना करता है, आज वो भी नहीं दिख रहा। 4-5 लड़के ही कमेंट करते हैं, बाकी वाले चुपचाप बैठे रहते। डरो मत तुम इन लड़कियों से, लड़कियों से क्यों डरते हो? अच्छा देखो सतीश कुमार का कमेंट आ गया, मैंने बोला ना अभी आएगा। सतीश कुमार का कमेंट आ गया, लड़के सभी स्क्रीन को बड़ा करके क्लास लेते हैं ताकि समझ जाए। हाँ, लड़कियां तो स्क्रीन को छुपा के क्लास लेती है ना। लड़की बीच बीच में कैमरा देखती रहती है फोन का ऑन करके, ऐसे अपने बाल सही करते रहती है ऐसे। आपको लगता है आपसे बात करते समय कि आपको ही देख रही, वो अपना स्क्रीन बड़ा रखती है, सामने वाले का छोटा रखती है। ये एक सही बात बताऊं मैं आपको, आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करो ना, एक बात ध्यान रखना, जब लड़की बात करती करती ऐसे करे ना, तो समझ जाना वो आपको नहीं देख रही है, आपको साइड में छुपा रखा है, अपनी स्क्रीन को बड़ा कर रखा है और ऐसे ऐसे अपने बाल सही कर रही है। कभी ऐसे करती है, कभी ऐसे ऐसे देखती है, इसका मतलब खुद को देख रही है, खुद को ही देख रही है। अपनी स्क्रीन बड़ी होती है और दूसरे वाले को इतना छोटा सा कर रखा होता है। और लड़के जो बात करते हैं तो खुद को छुपा के रखते हैं, उसको सामने वाले को बड़ा करते हैं। ये फर्क है लड़कों में, सच में फर्क है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सत्य बात है, एकदम सत्य, प्योर सत्य बात है ये, कोई इसको झुठला नहीं सकता। इसका पूरी तरीके से वास्तविकता से लेना देना ही है, ये काल्पनिक बात नहीं है। आज आप चाहे देख लेना, मैं झूठ बोलूं तो आज आपके लिए ये प्रैक्टिकल है, किसी को बोलना मत और देखना, आपको पता चल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़े, हो गया ये तो टिटनेस का मामला खत्म, टिटनेस का मामला खत्म। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ जिसका नाम है वैक्सीनेशन। मैं लड़कियों की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं तो सही बात कह रहा हूं। मैं लड़कों को भी बोलता हूं तुम भी ऐसे किया करो बेवकूफों, मैं तो ऐसे बोलता हूं, ऐसे थोड़ी बोलता हूं लड़की ऐसे क्यों करती है, मैं तो बोलता हूं लड़कों तुम भी ऐसे करो। ये अपने आप को ज्यादा सियानी समझती है, तुम भी करो ना ऐसे। सारा ठेका लड़कियों ने ले रखा है क्या पूरा, कि पूरी स्क्रीन पे खुद को दिखना है, दूसरे वाले को छुपा के रखना है, ऐसा थोड़ी अलाउ है। देखो मान लिया, लड़कियों ने मान भी लिया ये बात सही है सर आपकी, मान लिया ना, वेरी गुड, मान लेना है क्योंकि मैं सही बता रहा हूं। क्लियर, अभी पता चल जाएगा, देखना शाम को आपको। तो चलो नेक्स्ट वेडिंग लगाओ, इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो फटाफट, इम्यूनाइजेशन। अपन बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। फटाफट लगाओ भाई, इम्यूनाइजेशन की हेडिंग लगाओ, अपन बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो फटाफट, इम्यूनाइजेशन। विजय कुमार ने सही बोला कि लड़के तो हैंडसम ही होते हैं, इसलिए उसने देखने की जरूरत ही नहीं होती, इसीलिए तो ब्यूटी पार्लर खुला है।
लड़कों के नाम से कभी सुना आपने ब्यूटी पार्लर, हैंडसम पार्लर सुना कभी? कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लड़कों को जरूरत ही नहीं होती, ऐसे लड़के लोग मानते हैं। लड़कियों के नाम से ब्यूटी पार्लर, पता नहीं क्या क्या पार्लर होते हैं ना, लड़कों को होते नहीं। ज्यादा से ज्यादा हेयर सैलून, ये सैलून और ये सैलून, बस इतना ही होता है। चलो हेडिंग लगाओ फटाफट। इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर ले? इम्यूनिटी के बारे में। तो मैं आपको बताऊं इम्यूनिटी के बारे में कुछ बात ज्ञान की, आप बोलो तो बता देता हूं। चलो लिखो फिर, क्या ज्ञान बताऊं इम्यूनिटी के बारे में, क्या बात बताऊं आपको, ताकि आपको पता रहे कि हाँ इम्यूनिटी का क्या क्वेश्चन आ सकता है, और पक्का ही आएगा। लिख के ले लो भाई, इम्यूनिटी का सवाल आना पड़ेगा। इम्यूनिटी का सवाल तो आना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ शशि बता रही हेयर कलर। अब मैं देखो एक बात बताओ, सुनो, हेडिंग लगाओ इम्यूनिटी। यहां पे लिखो, एक इम्यूनिटी के बारे में एक बात है जिसका मैं 4 वर्ड बोलूंगा आपके सामने। कितने वर्ड बोलूंगा? 4 वर्ड, और इन 4 वर्ड में से एक सवाल अपना नॉर्थ सेट में लिख लो। इम्यूनिटी बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है इन्नेट, क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन पढ़वाना है तो इसलिए थोड़ी सी पढ़ाना जरूरी है। दूसरी होती है एक्वायर्ड। सुनना, दूसरी कौन सी? एक्वायर्ड। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी बॉडी की वो सेल जो आपको प्रोटेक्ट करे, उस सेल को तो इम्यून सेल बोलते हैं, और उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस पूरे फिनोमिना को इम्यूनिटी बोलते हैं। आपकी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है किसी डिजीज से बचने को इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये 2 तरीके से आती है इम्यूनिटी, 2 तरीके से आती है इम्यूनिटी, 2 तरीके से आती है। एक जन्मजात, इन्नेट का मतलब जन्मजात, अपने आप, जब बच्चे का जन्म होता है तो ही आ जाती है, दादा से, दादी से, मां से, बाप से, अपने आप ही आती है। जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब हेरिडिटरी, कुछ भी नहीं करना, जीन के थ्रू, क्रोमोसोम के थ्रू अपने आप आ गई, तो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। अलग अलग होती है, कलर के अकॉर्डिंग अलग होती है, कास्ट के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है, देश के लोगों के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी, अमेरिका के लोगों की इम्यूनिटी, ये क्या हो गई? एक तरीके की इन्नेट हो गई, जन्मजात, कि भारत में लोग जन्म लेते हैं उनकी इम्यूनिटी ऐसी होती है, बाहर वालों की ऐसी होती है। नेग्रोज की ऐसी होगी, दूसरे वालों की ऐसे होगी, ब्लैक की ऐसे होगी, व्हाइटिस की ऐसे होगी, ऐसा मानते हैं, तो वो क्या हो गई ये। अब आता है इधर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड 2 प्रकार का होता है। एक्वायर्ड कितने प्रकार का होता है? 2, एक एक्टिव, एक पैसिव। कितने प्रकार का होता है? एक एक्टिव और एक पैसिव। चलो इधर आओ, आपके बारे में यह ज्ञान बहुत जरूरी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव भी 2 प्रकार की, एक्टिव 2 प्रकार की, एक होती है नेचुरल एक्टिव, एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव। एक हो गई नेचुरल एक्टिव, एक हो गई, एक एक वर्ड लेना है, आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव भी 2 प्रकार की, नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। मतलब देखो, बात सुनो, कितनी ज्ञान की बात है। इसमें और इसमें ये 4 वर्ड सेम है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। मतलब अपने आप लगाना, ये अपने आप आई है, लेकिन आई कैसे? एक्वायर्ड है, आई है, पहले थी नहीं, ये बाद में आई है, लेकिन अपने आप आई है। मैं बताऊंगा, हर एक का एग्जाम्पल लिखा जाएगा यहां पर। ये 4 सवाल आएंगे आपके सामने, ये 4
जो मैंने 4 ट्रिक किए हैं यही 4 एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे कि इम्यूनिटी एक्वायर्ड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो बताइए, नेचुरल एक्टिव का एग्जाम्पल दो, एक्टिव आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल दो, नेचुरल पेसिव का एग्जाम्पल दो, आर्टिफिशियल पेसिव का एग्जाम्पल दो। ऐसे करो, एन ए ए ए पी एन पी ए, 4 नाम। कितने नाम? 4 नाम याद करना है बस। ये हो गए आपके 4 सवाल ब्रांडेड, एकदम 4 ब्रांडेड सवाल तैयार। 4 वर्ड में 4 सवाल। इधर ध्यान दें कि इम्यूनिटी शरीर में प्रोटेक्शन की पावर को बोलते हैं। एक तो आती है जन्मजात, एक आती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होती है 2 प्रकार की, जिसका सवाल आता है एक्टिव या पेसिव। अब एक्टिव का मतलब एक्टिवली आ रही है, एक्टिवली आ रही है। पेसिव का मतलब आप उसको वैक्सीन नहीं लगा रहे हो, इंजेक्शन नहीं लगा रहे हो, आप उसको कोई और चीज दे रहे हो, लेकिन उसकी वजह से इम्यूनिटी आ रही है। आप उसको बना बनाया कुछ दे रहे हो, आप उसको इंजेक्शन नहीं लगा रहे हो वैक्सीन का, आप एंटीजन नहीं दे रहे हो उसको। यहां पर कोई एंटीजन नहीं दिया जा रहा और यहां पर एंटीजन दिया जा रहा है, उसकी वजह से एंटीबॉडी बन रही है। इसमें एंटीजन की वजह से एंटीबॉडी बन रही है और इसमें एंटीबॉडी अपने आप ही बना रही है कुछ न कुछ। अब सुनो, ये क्या है? नेचुरल। ये क्या है? एक्टिव। तो सवाल आएगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताओ। तो आप बोलोगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी जगह से आती है? आप सुनो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे मैं हूं, अब मुझे सुनना, अगर मैं हूं, मुझे चिकन पॉक्स हो गया बाई चांस, मीजल्स हो गया, रुबेला हो गया, मम्स हो गया, ऐसी कोई भी बीमारी हो गई। बीमारी का मतलब क्या है? कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया तो मुझे बीमारी हुई। बीमारी हुई तो बीमारी से बचने के लिए बॉडी की इम्यून सेल ने उसके सामने अगेंस्ट में फेगोसाइटोसिस किया, अटैक किया, तो बॉडी में इम्यूनिटी बनी। ऐसी बीमारी जो जिंदगी में एक बार होती है, ऐसी डिजीज जो जिंदगी में एक बार होती है, मतलब क्या हुआ? किसी भी बीमारी की वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। किसी भी बीमारी की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी बन गई, किसी भी बीमारी की वजह से बॉडी में इम्यूनिटी बन गई, एंटीबॉडी बन जाना। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ड्यू टू सब क्लिनिकल इंफेक्शन, ड्यू टू इन्फेक्शन। ऐसी जैसे बोलते हैं ना कि मम्स एक बार होने के बाद वापस नहीं होता, चिकन पॉक्स एक बार होने के बाद वापस नहीं होता, स्मॉल पॉक्स एक बार होने के बाद वापस नहीं होता, वैसे ही, ठीक वैसे ही नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है ड्यू टू इन्फेक्शन। लिख दो इन्फेक्शन, ना ई। क्या लिखोगे? नाई। सवाल सुन लो कि इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडी बनती है, उससे कौन सी इम्यूनिटी आती है? सवाल आएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सवाल नंबर 1। सवाल 2 सुनो, ए लिखो, ए एक्टिव, ए आर्टिफिशियल, वी लिखो, आओ। क्या लिखोगे? आओ। आओ का मीनिंग क्या है कि किसी भी पर्सन की बॉडी में वैक्सीन लगाते हो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, मीजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, वेरिसेला, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, आईपीवी, जापानीज इंसेफेलाइटिस, एमएमआर, जो भी लगाते हो, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी बनती है उसको बोलते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल। एक्टिव क्यों बोला? क्योंकि आपने एक्टिवली कुछ लगाया। आर्टिफिशियल क्यों बोला? क्योंकि आपने कुछ वैक्सीन कहीं तो कहीं बनाई है ना, अपने आप थोड़ी बनी है। इसमें आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते क्योंकि आपने कुछ लगाया क्या? आपने कुछ लगाया क्या? इसमें नहीं लगाया, अपने आप बनी है ना। लेकिन बनी बाद में है ना, बीमारी होने से बनी है ना, इसलिए एक्वायर्ड है। एक्टिवली बनी है ना, अपने आप बनी है ना, इसलिए नेचुरल है। इसमें आर्टिफिशियल है क्योंकि आपने कुछ लगाया है, आपने टीका लगाया है और आपने एंटीजन लगाया है। और जब भी किसी को एंटीजन लगाते हो, अंदर जाके एंटीबॉडी बनती है, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है। हमेशा वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आता है, ऐसा क्यों है?
इस वजह से। जब आप किसी को एंटीजन लगाते हो, एंटीजन फॉरेन बॉडी होता है, एंटीजन अंदर जाके एंटीबॉडी बनाता है, तो रिएक्शन होता है बॉडी में, रिएक्शन होता है तो बॉडी की जो इम्यून सेल है वो सामने अटैक करती है, अटैक करती है तो बॉडी में कुछ न कुछ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन रिएक्टिवेशन की वजह से बॉडी में फीवर आता है। वैक्सीन में एंटीजन लगाया जाता है और एंटीजन से इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है। एक्यूट एक्टिव इम्यूनिटी से इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है। पेशिव में इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं, हम रेडीमेड देते हैं, बनी बनाई देते हैं। पेसिव इम्यूनिटी से कभी भी फीवर नहीं आता क्योंकि हम एंटीबॉडी ही देते हैं, और एंटीबॉडी तो बनी बनाई होती है, और एंटीबॉडी से फीवर आ नहीं सकता क्योंकि अब तो बनी बनाई दे रहे हैं। हम एंटीजन देंगे तो अंदर जाके एंटीबॉडी बनेगी तो फीवर आएगा। आओ, आप वैक्सीनेशन पे खड़े हो, आप पोलियो की दवाई पिला रहे हो, बच्चे को क्या बोलोगे? आओ। बच्चे को क्या बोलोगे? आओ। आओ मतलब वैक्सीन, मतलब वैक्सीन, आओ लगा ले, AAV, आओ लगा ले। हो गया, ये हो गया वैक्सीनेशन। तो लिख दो भाई वैक्सीनेशन। एक्टिव आर्टिफिशियल का एग्जांपल बताओ, आप बोलोगे वैक्सीनेशन। फिर नेक्स्ट एक्वायर्ड में पेसिव, PN लिखो, P पेसिव नेचुरल, आगे लिख दो B, पंजाब नेशनल बैंक। PNB, B का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, B का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। पंजाब नेशनल बैंक में ब्रेस्ट फीडिंग का लेना देना नहीं है, बट आपको याद करने का तरीका है पंजाब नेशनल बैंक। कैसे याद करोगे? आप बच्चे को दूध क्यों पिलाते हो? इसलिए पिलाते हो कि बच्चे को वैक्सीनेशन मिलेगा, बच्चे को टीका लगेगा? नहीं, कोलेस्ट्रम मां का पहला दूध बच्चे के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। वैक्सीनेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड किसे माना गया है? मां का दूध को। फर्स्ट वैक्सीनेशन किसे बोला गया है? मां के दूध को। क्यों? क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो चाहिए एक बच्चे को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इसके अंदर सारी चीजें हैं। द गोल्डन स्टैंडर्ड, द फर्स्ट स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ द बेबी इज ए ब्रेस्ट फीडिंग। बोला गया है, बोला गया है और सही बोला गया है। देखना, प्रूव है कि पेसिव का मतलब क्या है? बनी बनाई है, मां का दूध बना हुआ है। क्या उसके अंदर आपने टिटनेस मिलाया? क्या उसमें मीजल्स की वैक्सीन मिलाई? क्या आपने डायरिया की वैक्सीन मिलाई? रोटा वायरस की वैक्सीन मिलाई? क्या नहीं मिलाई? क्या मीजल्स की वैक्सीन मिलाई? नहीं मिलाई। क्या उसको इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कुछ प्रोटीन पाउडर मिलाया? नहीं मिलाया। तो इसका मतलब बना बनाया हो गया पेसिव। नेचुरल अपने आप जा रहा है, दूध पिला रहे हो आप, तो आप उसको इंजेक्शन थोड़ी लगा रहे हो। पेसिव नेचुरल इम्यूनिटी ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती है। PNB। नेक्स्ट पा लिखो, पा, PAA, पेसिव आर्टिफिशियल। पेसिव मतलब बना बनाया, आर्टिफिशियल मतलब आप बना रहे हो, आप बना के बना बनाया दे रहे हो। सवाल सुनना, आप बना के बना बनाया दे रहे हो। आपने बनाया लेकिन आप एंटीजन नहीं दे रहे हो, आप एंटीबॉडी दे रहे हो। आप मरीज को एंटीबॉडी दे रहे हो, एंटी सिरा देते ना, एंटी सिरा देते ना, उसको हमेशा पा बोलते। लिख दो एंटी सिरा। पा का एग्जांपल लिखो, एंटी सिरा। सवाल आएगा, एंटी सिरा कौन सी इम्यूनिटी को डेवलप करता है? एंटी सिरा पेसिव आर्टिफिशियल एंटी सिरा, लास्ट वाले ए का मतलब है एंटी सिरा। पा हो गया ना, पेसिव आर्टिफिशियल, ए का मतलब एंटी सिरा। चारों याद हो गए क्या? क्या चारों याद हो गए क्या आपको? सबको याद हो गए ना चारों ही? अब ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। अब अपन क्या पढ़ेंगे? वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, नो डाउट पढ़ना ही पड़ेगा। चलो भाई पढ़ते हैं। चलो लिखो, ये तो हो गया। अब ये लगाओ, हार्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिख लो। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, आपको समझ आ गया है। हार्ड इम्यूनिटी का मतलब कम्युनिटी की इम्यूनिटी। कौन सी बीमारी के अगेंस्ट में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती? यहाँ कहीं लिखा होगा, ऐसी इम्यूनिटी जो पूरी कम्युनिटी की होती है। और आगे लिख देना, हार्ड इम्यूनिटी नॉट डेवलप फ्रॉम टिटनेस।
अंडरलाइन करके लिख देना। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ वैक्सीन के बारे में। सुनो एक सवाल बताऊं आपको, बढ़िया सवाल बताऊं, आप बोलो तो। एक आपने बीमारी नाम सुना, स्मॉल पॉक्स? कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स, पढ़ लिया ना, जो 8 मई 1980 को इरिडिकेट हो चुकी हमारे वर्ल्ड से। पता है वो इरिडिकेट क्यों हुई थी? क्योंकि उसकी वैक्सीन 1798 में बन गई थी। कितना साल पहले, देखो कहाँ 1980 और कहाँ 1798। एक पर्सन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, उसने पहली वैक्सीन बना दी थी। कब? 1798 में। किसकी? स्मॉल पॉक्स की। इसलिए स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हो गया। अब वैक्सीन क्या देती है? इम्यूनिटी देती है ना, मरीज को इम्यूनाइज करते हैं, इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला गया है। ये तो पता ही है आपको, ये बताने की जरूरत है क्या कि स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन 1798 में आई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। किसकी? स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स 8 मई 1980 को इरिडिकेट हो गया, हमने पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैक्सीन से क्या आती है? इम्यूनिटी आती है, इसलिए इसको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनिटी की स्टडी की जाती है उसको इम्यूनोलॉजी बोला गया। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? रेनबो। कितने कलर होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने कलर होते हैं? 7। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2014 को, जैसा कि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने बोला 7 बीमारियों से बचाने के लिए हम एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं। उस मिशन का नाम है इंद्रधनुष। कितनी बीमारियां? 7 बीमारियां। कौन कौन सी आपको पता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, टीबी। टीबी का मतलब कौन सी वैक्सीन? बीसीजी। बैसिलस कालमेट यूरिन हम पढ़ेंगे। कितनी बीमारियां हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, तो लिखो डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, टी का मतलब टेटनस। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया, वेरी गुड। ये हो गया, समझ आ गया आपको? अब मैं बहुत एक एक लाइन काम की होती है, इसलिए बताऊं, एक एक लाइन काम की है तो आप थोड़ा ध्यान रखें प्लीज।
एक होता है वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल और एक होता है इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल। दोनों में फर्क बताओ, चलो कौन बताएगा, दोनों में डिफरेंस बताओ। हाँ एग्जाम तो कॉपी करता ही है, नो डाउट, पहले ही बताया था हमने। ऑफलाइन स्टूडेंट को चैलेंज कर रखा है कि बाहर से सवाल आए तो बताना। 4 सवाल बाहर से आएंगे, पहले ही बोल दिया मैं, 4 सवाल बाहर से आएंगे, वो नहीं बता रहा आपको, क्योंकि सब बताएंगे तो सब बोलेंगे ऐसे कैसे हो रहा है, नहीं बताया जाएगा। बताया था ना, डोंट वरी, आता है यहीं से आएगा और कहां से आएगा। एज इट इज आएंगे, छपेंगे, चेंज भी नहीं होंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। ये क्लियर कट बोला हुआ। आरबीएस के में क्या नहीं होगा, मिशन इंद्रधनुष का क्या मीनिंग होता है, आयुष्मान भारत, सारे सवाल आए, एज इट इज आए और आएंगे। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आप नहीं भी बताओगे तो भी पता है आएंगे। इसलिए हम बोलते भी नहीं है हमारा पढ़ाई हुआ है, क्योंकि पता है वो ही आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं, चेंज भी नहीं होगा। और ये और कह रहा हूं, ऑप्शन चेंज नहीं होगा अब तो। इसलिए मस्त रहे आप, बस विश्वास करें। ज्यादा हमें कहना आता नहीं है, लेकिन इतना बात है, जो जो पढ़ रहे हैं उनको पता है। ऑड का मीनिंग होता है अलग, कि 3 चीजें एक जैसी है एक अलग होती है, उसको बताएगा ऑड छांटो। ऑड का मतलब छांटिए, अलग छांटिए। जैसे कि एग्जाम्पल, सुबह दोपहर शाम, एक दे दिया कुछ और कल, तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। जैसे दे दिया ग्लास, कप, मग, एक दे दिया प्लेट, तो क्या प्लेट क्या हो गया, ऑड हो गया। समझ में आई बात। शर्ट, टी शर्ट, बनियान, एक पैंट दे दिया, तो पैंट क्या हो गया, ऑड हो गया। तीनों ऊपर पहनते हैं, एक नीचे वाला हो गया, मतलब वही है। तो ऑड का मीनिंग होता है अलग। इधर आओ, इधर आओ। वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में और इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल में फर्क क्या, कौन बताएगा मुझे, आप बताओ तो फिर मैं आगे बढ़ू। कुछ डिफरेंस है या सेम ही है, कुछ डिफरेंस है क्या आपके हिसाब से। क्या डिफरेंस है बताओ। प्रीक्षा शर्मा ने बहुत कोशिश की है सही बताने की, ऑलमोस्ट सही बताया भी है। जैसे मैं हूं, अब सुनना, आप सुन लो। मैं हूं, मैं गया किसी के पास वैक्सीन लगवाने, तो डॉक्टर ने बोला आप वैक्सीनाइज्ड हो, मैं बोलूंगा नहीं। वैक्सीनाइज्ड का मतलब होता है वो पर्सन जिसने वैक्सीन लगवा ली है, बस इसका इतना ही मतलब है। वो पर्सन जिसने गुद्दा लगवा लिया है, जिसने प्रिक करवा लिया है, जिसने वैक्सीन लगवा ली है, और जिसने लगवा ली है उसको बोलते हैं वैक्सीनाइज्ड। इसमें कोई मतलब नहीं है कि लगाने का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ, ये पता नहीं है किसी को। वो पर्सन जिसने वैक्सीन लगवा ली है उसको बोलेंगे वैक्सीनाइज्ड। उसको क्या बोलेंगे, वैक्सीनाइज्ड। क्लियर बात, क्लियर बात। दूसरा, मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला आपने वैक्सीन लगवा ली, मैं बोला हूं हाँ, फिर बोलेंगे आप इम्यूनाइज्ड हो। मैं सोच रहा इम्यूनाइज्ड का मतलब क्या होता है। इम्यूनाइज्ड का मतलब होता है वैक्सीन लगाने की वजह से मेरी बॉडी को जो फायदा होने चाहिए था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है इसका मतलब मैं हूं इम्यूनाइज, मतलब मेरी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई कि नहीं हुई। वैक्सीन की वजह से मेरी बॉडी में किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचने की प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो मैं इम्यूनाइज्ड हूं। अगर नहीं हुई तो मैं नहीं हूं ना, बात खत्म हो गई। तो आप वैक्सीनाइज्ड पर्सन को और इम्यूनाइज्ड पर्सन को सेम नहीं मान सकते। एवरी इम्यूनाइज्ड पर्सन हैव ए वैक्सीनेटेड पर्सन होगा श्योर, बट एवरी वैक्सीनाइज्ड पर्सन शुड नॉट बी ए इम्यूनाइज्ड। हर एक वैक्सीनेटेड पर्सन इम्यूनाइज्ड नहीं हो सकता, बट इम्यूनाइज्ड पर्सन कैन बी ए वैक्सीनेटेड। श्योर, सीधी बात है। इम्यूनाइज्ड तभी होगा जब उसने वैक्सीन लगवाई है। हर इम्यूनाइज्ड पर्सन वैक्सीनाइज्ड होगा, लेकिन हर वैक्सीनेटेड पर्सन इम्यूनाइज्ड नहीं होगा। वैक्सीनाइज्ड का मतलब है जिसने लगवा ली, इम्यूनाइज्ड का मतलब है लगाने की वजह से जिसको फायदा हो रहा है, बस। वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल जिसने वैक्सीन लगवाई, इम्यूनाइज जिसका मतलब लगाने के बाद उसकी बॉडी में फायदा हो रहा है, बॉडी में बेनिफिट हो रहा है। हो गया समझ में, क्लियर बात है ये।
क्लियर बात है ना? सुनो, क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? ये बात समझनी जरूरी है। देखो ये छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं बनता तो हम फिर गलत करके आते हैं एग्जाम में। हमारा मकसद यही होता है कि हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करनी है, हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी जो 7 किलर डिजीज पढ़ाया, रट लिया, अगले दिन डिजीज टीचर ने पूछ लिया बताइए बीसीजी वैक्सीन किसके लिए देते हैं, भूल गए, टीबी लिखा था बीसीजी याद ही नहीं रहा आपको। ऐसे भी मिस्टेक हो जाती है हमसे कई बार, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक होती है। अब देखो एक होती है वैक्सीन, एक होती है लाइव वैक्सीन, एक होती है किल्ड वैक्सीन। चलो बताओ दोनों की डेफिनेशन बताओ, फिर मैं वैक्सीन के टाइप बताता हूँ। वैक्सीन का मतलब कोई भी ऐसा एंटीजन, कोई भी ऐसा बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट में देता है उसको बोलते हैं वैक्सीन। जो कोई न कोई वाइल्ड, एटीन्यूटेड का मतलब होता है वीक, जिसमें लाइव वीक ऑर्गेनिज्म लगाया जाता है उसको बोलते हैं लाइव वैक्सीन। जैसे बीसीजी क्या है? वीक एटीन्यूटेड वैक्सीन, वाइल्ड मतलब जीवित बैक्टीरिया, इसीलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन में लाइव वैक्सीन अवॉइड करना है, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, क्रोनिक स्टेरॉइड ड्रग चल रही है उसमें मना करना है, कैंसर वाले में मना करना है, एचआईवी एड्स में मना करना है, मरीज की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है उसमें मना करना है, क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया दिया जाता है। किल्ड का मतलब जो इसमें मरा हुआ कोई न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर क्रिएट करके उसका एंटीजन लगाया जाता है ताकि अंदर जाके रिएक्शन नहीं हो। तो किल्ड वैक्सीन का मतलब बैक्टीरियन कल्चर मीडिया इनएक्टिवली, और इसके अंदर लाइव। लाइव हमेशा प्रेगनेंसी, स्टेरॉइड थेरेपी, कैंसर, कीमोथेरेपी, एड्स, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून, ऐसी बीमारियों में नहीं दी जाती। हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा सबको, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबरा, सब कुछ मैं इतना आपको यकीन दिलवा सकते हैं हम आपको कि बाहर से नहीं आएगा बस। क्योंकि टॉपर को कितने नंबर लाने होते हैं? 75 के अराउंड लाने होते हैं अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए 100 में से, और हम तो कहते हैं कि 5-7 सवाल बाहर से आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहते 100 में से 100, 5 सवाल आते हैं, क्योंकि वो पेपर बनाने वाले भी चाहते हैं कि कुछ बाहर से दें, उनको खुद को भी नहीं होता वो कहां से देते हैं, वो कहीं से छांट के देते हैं 5 सवाल। तो हम बोलते हैं 5 सवाल आएंगे, घबराना नहीं है, 5 और छोड़ देना, 10 छोड़ देना, और क्या है। रोजाना का रोजाना कुछ न कुछ नया करने की चेष्टा डेवलप कीजिए, क्यूरियस बनिए, अपने आप के प्रति वफादार रहिए, अपने आप के प्रति जिम्मेदार बनिए। जिंदगी एक दिन में सफलता का चिट्ठा फाड़ के आपको नहीं देगी, लेकिन एक दिन जब आपको देगी तो आपको प्राउड फील न सिर्फ अपने आप के ऊपर होगा, बल्कि आपके चाहने वाले भी आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। आपकी सोसाइटी, आपका गांव, आपका समाज और जहां आप रहते हैं वहां पर भी आपको अच्छा फील होगा। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत से नहीं होता, आपको कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आप एक दिन में बहुत सारा पढ़ लिए, इससे आप ज्ञानी नहीं बन जाते, इससे आप ओवर कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। आपने एक महीने में बहुत कुछ पढ़ लिया, इससे आप ओवर कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। जिस दिन इंसान में जितना ज्यादा पढ़ने के बाद में विनम्र रहने की और ज्यादा सीखने की चेष्टा बढ़ेगी, उस दिन से इंसान अच्छा ज्ञानी और अच्छा क्यूरियस बन सकता है। लेकिन जो इंसान की सबसे बड़ी फितरत क्या होती है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि इंसान थोड़ा बहुत सीख लेता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार पतन का कारण है। जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान का मतलब ही विनम्र होता है, ज्ञान का मतलब ही विद्या आपको विनम्र बनाती है, इसका मीनिंग यही है। और जो लोग जितने ज्यादा ज्ञानी होंगे वो अपने आप को स्टूडेंट मानेंगे, अपने आप को प्रोफेसर नहीं मानेंगे।
क्योंकि उनको पता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जितना ज्यादा ज्ञान है उसका 0.00001% भी मेरे पास नहीं है। और लेकिन जिसको कम ज्ञान होगा वो बोलेगा मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, इस दुनिया में किसी को नहीं है। एक पर्सन को होता है और वो गॉड है, वो पर्सन नहीं है। अब तो हम गॉड नहीं है, हम देवता नहीं है, हम इंसान है, और इंसान गलतियों का पुतला है, रोजाना रोजाना गलतियों से सीखता है। और जब जब लोग अपनी गलतियों से सीखता है वो लोग आगे बढ़ता है, और गलतियों का बहाना बनाता है वो लोग पीछे से बाइकआउट कर जाता है। मैं आपको यही हर बार बोलता हूं, चाहे दिन में 4 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़िए, चाहे 5 की जगह 4 पढ़िए, चाहे 4 की जगह 3 पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूस पढ़ना है। कोई इमरजेंसी काम हो सकता है, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज हो सकता है, उसके लिए आपके लिए छुट्टी वाजिब होती है महीने में 1-2 दिन का, 4 दिन का, लेकिन आपको पढ़ाई कंटिन्यूस करना है। आपकी जॉब ये नहीं कहती कि पढ़ाई छोड़ दो, आपको पढ़ाई करते रहना है अगर आप जीवन में सच कुछ करना चाहते हो। अदरवाइज तो ठीक है, टाइम पास। अगर आप लोग बोलते हो ना कि हम पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल झूठ बात है। मैं उसको कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं मान सकता जो जॉब के लिए पढ़ता है। ऐसा कौन कौन सा स्टूडेंट हो, आपकी ईमानदारी के साथ बताना, कि जॉब लगने के बाद भी जैसे पहले पढ़ता था उसी शिद्दत के साथ पढ़ता है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो जॉब लगने के बाद भी उसी डेडिकेशन, उसी शिद्दत, उसी बेइंतहा मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं जैसे वो पहले पढ़ा करते थे। अभी आप पढ़ रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। और जिस दिन आपके पास जॉब होगी, आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन जिस प्रोफेशन का है उसका होगा, उसके बाद भी आप पढ़ने की चेष्टा को और ज्यादा बुलंद करोगे, और ज्यादा डेवलप करोगे। इसका मतलब आप में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब होता है आप जिससे बोर नहीं होते हो, और बोर नहीं होने का मतलब आपने पा लिया है, उसको भी आप कभी अवॉइड नहीं करते हो, उसको इंटरेस्ट बोला गया है। इंटरेस्ट का मतलब यह नहीं है उसको पाने के बाद उसके ऊपर ध्यान न दिया जाए, पाने के बाद उसको मेंटेन रखा जाए, ये इंटरेस्ट की डेफिनेशन होती है। और आप लोग जॉब तक बहुत बेइंतहा पढ़ते हो, उसके बाद नहीं पढ़ते हो। तो आप रोजाना पढ़िए, चाहे कम पढ़िए, बट रोजाना पढ़िए। स्टडी एक ऐसी चीज है, ये सरस्वती का खजाना है, जितना खर्च करोगे बढ़ेगा, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आएगा। जिस तरह पैसों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार विद्या की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक इसको अनकंडीशनल अफेक्शन नहीं दिखाओगे, तब तक ये आपके सामने चल के नहीं आएगी। अनकंडीशनल का मतलब समझते हो? अनकंडीशनल का मतलब समझते हो? मां का प्यार। मां अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती है, पापा से भी ज्यादा। जिस दिन आप इस एजुकेशन के साथ में अपनी लाइफ के लिए न सही, अपने फ्यूचर के लिए न सही, कैसे भी क्यों का आंसर छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे, मुझे करना ही है, सामने से कुछ न एक्सपेक्ट करते हुए मुझे पढ़ना है बस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा का अलार्म लगाते हैं, 40 मिनट में 3 बार देखते हैं घड़ी, अभी तक 1 घंटा क्यों नहीं हुआ। जिस दिन पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठो और कब 2 घंटे हो जाए पता नहीं चला, दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन। 1.5 घंटा पढ़ने के लिए बैठो, 3 घंटे हो गए, दैट्स कॉल्ड डेडिकेशन। ऐसा डेडिकेशन लाइए। मैं बिंदास तरीके से बोल सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जिस दिन ऐसा डेडिकेशन आ गया और 4-6 महीने ऐसा रह गया, तो आप ना तो उसको वापस कभी छोड़ पाओगे स्टडी को, और वो एक दिन आपको बहुत ही अच्छा इंसान बनाएगी। स्टडी के रूप में भी, नॉलेज के रूप में भी, विनम्र के रूप में भी, क्यूरियस के रूप में भी। फ्यूचर में आपको नॉलेज को इंप्रूव करने के पर्पज से भी आप छोटों के लिए गाइड का भी रोल कर सकते हो, काउंसलर भी बन सकते हो, लोगों को ज्ञान भी दे सकते हो, सलाह भी दे सकते हो, लोग आपसे पूछेंगे भी और सही विनम्र जवाब भी दोगे आप। लेकिन जितना इंसान कम पढ़ता है, उतना ही इंसान ज्यादा ज्ञान देता है। आपको इस बीच को समझना पड़ेगा। यह बात जिस दिन आपके पास आ गई ना, उस दिन आप एक परिपूर्ण, कुछ हद तक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो आप रोजाना पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ने की आप इंटरेस्ट अनकंडीशनल डेवलप कर दो। मुझे मेरी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी को देना है, चाहे मेरी जॉब लगे या नहीं लगे। हम लोगों की जॉब लगते ही किताबों के ऊपर रंज लग जाती है, ये हमारा लीक पॉइंट है। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से देख सकते हो। हम हमारी बता रहे हैं।
मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, हमारे फैकल्टी के बारे में गारंटी के साथ बता सकते हैं, जितना आप नहीं पढ़ते हैं उतना हम पढ़ते हैं, ये गारंटी लिख के ले लो। आज का भी देख सकते हैं आप, आज सुबह उठने से लेके अभी तक आपने कितना पढ़ा, उससे ज्यादा हम पढ़ के आए। आपने कितना घंटा पढ़ाई की होगी, आइडिया लगा लो। मेरे हिसाब से 3 बजे से पहले 2 बजे से पहले आपने 2 घंटे से ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, गारंटी। अगर पढ़ा है तो आप लोग जो पेपर देके आते हो आपको ऑप्शन भी याद नहीं रहते कौन कौन से, वरना मजाल है कि भूल जाए लोग। आप पेपर देके आओ और आपको ऑप्शन याद नहीं है तो क्या दिया आपने पेपर? कोशिश करो ना, पेपर देके आओ, कोशिश करो। आप माइंड आपका रहता ही नहीं है, आप पढ़ के आए उल्टी कर दिए, बात खत्म। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको याद ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। वरना इंपॉर्टेंट पर्सन का आपको सब कुछ याद रहता है, डेट ऑफ बर्थ याद रहता है, कौन सा कपड़ा किस दिन पहना था वो आपको याद रहता है, कौन से कपड़े के साथ कौन सी चीज मैच की थी वो आपको याद रहता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। वरना इस जगह आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप पेपर दे के आगे, आपके नंबर 100 में से 46 आ रहे हैं, लेकिन आपको ऑप्शन याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है क्या है ये तो पेपर दे दिया। अरे बेवकूफों, ये पेपर दे नहीं दिया है, इस पेपर की वजह से नेक्स्ट पेपर में 10 सवाल आएंगे। ये घर जाके मिलाइए, जब तक सारे ऑप्शन नहीं मिल जाते, जब तक आंसर की नहीं सेट हो जाती, तब तक चैन की नींद मत सोइए, क्योंकि ये आपका फाइनल गोल नहीं है। आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कुछ न कुछ गेन कीजिए। पेपर भी सिखा के जाएगा आपको। आपके 5 नंबर बढ़ जाते हैं जब घर आके आप वापस क्वेश्चन मिलाते हो। आप आंसर गलत क्यों हुआ इसके ऊपर फोकस कीजिए। आंसर की में जब सब सॉल्व करवाते तो देखिए सर ने क्या बताया और क्यों बताया, आपने क्या किया और क्यों किया, आपने उस समय क्या सोचा था, सर ने बताया था इसका आंसर ये है और आपने ये क्यों लगाया, उस समय माइंड में क्या चल रहा था। हे भगवान फ्यूचर में ऐसी गलती मत करवाना, ये माइंड उस समय बोलिए, माइंड को बोल के बोलिए कि हे भगवान ये गलती मत करवाना। तो 1 नंबर बढ़ गया। पेपर मिलाइए, ऑप्शन देखिए कहां कहां गलती हुई। ऑप्शन में आपने क्या पढ़ लिया, डिफेक्ट बिफोर बर्थ पढ़ लिया कि डिफेक्ट बिफोर आफ्टर बर्थ पढ़ लिया। आप एक बार पढ़िए आयुष्मान भारत कब हुआ, ये हो गया, लेकिन अगली बार आएगा एनएचएम कब आया, अगली बार आएगा प्रधानमंत्री जन धन मिशन कब आया, अगली बार आएगा जननी शिशु सुरक्षा योजना कब आई, उससे रिलेटेड चीजें आएगी। अब लाइव वैक्सीन हो सकता है इंद्रधनुष पूछ लिया, अगली बार रोटा वायरस का रूट पूछ लेगा। आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको याद ही नहीं है, ऑप्शन याद नहीं है, आपको यह भी नहीं पता कौन कौन से ऑप्शन आए, सुबह पेपर देके आए, आपको भी याद नहीं है। आपका भी सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा, सिलेक्शन सिलेक्टेड लोगों का होगा। और आप बैठ गए, हमने पेपर दे दिया काम खत्म। पेपर देने का मतलब काम खत्म नहीं है। पेपर से आपने क्या सीखा, क्या आपने निचोड़ निकाला, क्या आपने पूरा जूस निकाला, पेपर का ये इंपॉर्टेंट है। हम जब पेपर देके आते थे पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऑप्शन तक याद थे। आप लोग अभी बता दो, आपको सीएचओ का जो पेपर हुआ उसका एक एक ऑप्शन बता सकता हूं मैं, एक एक ऑप्शन, कौन से क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आया था। कैसी बातें कर रहे हो, आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन था कौन सा नहीं था ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग पेपर दे दिया, बात खत्म, पेपर कहीं रख दिया, चाय कॉफी पिया, अपने घर पे आ गए, सो गए, अगले दिन कल कौन सा पेपर था वो भी याद नहीं है, कितने क्वेश्चन आए वो भी भूल गए, मैथ के कितने, रीजनिंग के कितने, जीके का कितना, हेल्थ मिनिस्टर आया कि नहीं आया, एसएसएसएआई को कौन ज्यादा अर्जेंसी सप्लीमेंट करती, भूल गए आप तो, सब हो गया काम। नया क्वेश्चन भूल गए, सेकंड ट्राइमेस्टर प्रोटीन कितना देते भूल गए आप तो, आपको क्वेश्चन ही याद नहीं है, कौन कौन से ऑप्शन है वो भी याद नहीं है। क्या किया जाए? Disconnected. Connected. मैं आपको सच बात बता रहा हूं, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आपको अपनी कसम है खुद की, किसी और की मानो या मत मानो, आपको जो भी पेपर हो जाए उसके बाद उसका एक एक का निचोड़ निकालना है। क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, जो गलत हो रहा है उसके ऊपर मार्क कीजिए, उसका जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक पड़े रहिए, पीछे लग जाइए। मेरे को ये क्वेश्चन फ्यूचर में गलत नहीं होना चाहिए। जिस दिन वो शख्स इसी तरीके से चलेगा उसको कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही शर्त है कि मेरा ये पेपर क्वेश्चन गलत हुआ है, ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। ये सवाल विटामिन ई आया, आप अगली बार विटामिन सी का पूछेगा, गम ब्लीडिंग का पूछ सकता है, अगली बार थायमिन का पूछ सकता है, कोर्सकोप साइकोसिस का पूछ सकता है, एंटीस्टेलिटी पूछ ले, अगली बार सनसाइन विटामिन का पूछ सकता है, डोज पूछ सकता है, रूट पूछ सकता है, सोर्स पूछ सकता है। क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। बस आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपका इंटरेस्ट नहीं है
इसीलिए आप लोग दो में डाउट में चले जाते हो, मैं ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, क्योंकि आप एक को छांट नहीं पाते, क्योंकि पेपर देने के बाद आपने कंसंट्रेट नहीं किया। कौन सा ऑप्शन पिछले पेपर में आ चुका है इसको कंसंट्रेट किया नहीं, और नहीं किया तो आपको अब वापस प्रॉब्लम हो गई, दो ऑप्शन में जाके फंस गए। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, और जो दो ऑप्शन में फंस गया क्योंकि उसकी स्टडी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, उसने रट्टू तोता जैसे पढ़ाई की, और तोता उतना ही बोलता है जितना उसको सिखाया जाता है, खुद अपना दिमाग नहीं लगाता। चलो अच्छी बात है, जो भी है, क्या बताऊं आपको, ज्यादा ज्ञान क्या दे, आप भी मेरे जितनी एज के ही हो, मेरे से कुछ तो लोग बड़े भी हो सकते हैं, मैं ज्यादा बोलूं तो भी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप सभी समझदार हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज्यादा पूछते हो तो बताने का मन करता है, क्योंकि आप लोग समझते हो नहीं, समझाए चाहे कितना भी, लेकिन आपने इमेच्योर बिहेवियर रहता ही रहता है, पता नहीं क्यों। चलो फिर कभी बताएंगे अच्छे से क्या करना है पेपर में, पेपर से पहले बताएंगे इस बार कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट, ये तो लिख लिया आपने, एक होती है सब यूनिट वैक्सीन, एक होती है टॉक्सॉइड, एक होती है कंबाइंड। अब इधर आओ, इधर आओ सभी, ध्यान दो, हो गया वो डिस्कनेक्टेड, ध्यान दो फटाफट। हाँ, आप बोल रहे हो ना सर जो आप बता रहे हो वही होता है, आप वो तो, हम भी तो स्टूडेंट हैं, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तो स्टूडेंट मेंटेलिटी से पेपर को देखते रहते हैं, हम भी ये देखते ही तो रहते हैं क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट कर सकता है। मुझे पता है आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन मिस्टेक की आज, आरबीएस के वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने एक ही गलती की है, एक में लिखा था डिफेक्ट आफ्टर बर्थ, आपने 100% वही किया आंसर, वो किया ही नहीं होगा, क्योंकि डिफेक्ट जन्म से पहले होती है, बाद में होती नहीं है, लेकिन आपने एक्सेप्ट पूछा था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो गलती की है आपने, वो आपने पक्की गलती की है श्योर। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग 209.5 ग्राम प्रोटीन आपने किया ही नहीं होगा, कुछ और ही किया आपने। मुझे पता है स्टूडेंट क्या क्या गलती करता है, हम भी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोचते हैं क्या गलती की इसने। कंबाइंड वैक्सीन का मतलब होता है एक इंजेक्शन मल्टीपल बीमारी, जैसे डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, एक इंजेक्शन से मल्टीपल बीमारी को ट्रीट किया जाता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड वैक्सीन। टॉक्सॉइड, ऐसी वैक्सीन जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को टॉक्साइड के रूप में देते हैं, डिप्थीरिया और टिटेनी, जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको हम टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। हो सकता है गुरु भी स्टूडेंट से छोटा, मैं तो मानता हूं यह गलत बात है, जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। सब यूनिट वैक्सीन मल्टीपल एंटीजेनिक कंपोनेंट से बनाई जाती है, एक ही एग्जांपल है इसका, एग्जांपल लिख दो बस, सवाल यही आएगा, एग्जांपल ऑफ सब यूनिट वैक्सीन क्या, हेपेटाइटिस बी, किल्ड है लेकिन सब यूनिट वैक्सीन। आपको सब पढ़ा दिया, बता दिया जाएगा, है ना। तीनों समझ में आ गए। टॉक्सॉइड का मतलब वो कोई भी डिजीज, वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसकी वैक्सीन को टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी मैंने टिटनेस पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया, कल भी पढ़ाया,
कि ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और डिप्थीरिया का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, वो भी एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये दोनों बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसकी वैक्सीन को टॉक्सॉइड बोलते हैं। ये नहीं लिखा, टिटनेस में नहीं पढ़ाया था, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ऐसी वैक्सीन जो एंटीजेनिक कंपोनेंट से बनी होती है उसको बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है जो किल्ड होती है, लेकिन वो एंटीजेनिक कंपोनेंट से बनी होती है, कोई ना कोई एंटीजेनिक मल्टीपल है, एक से ज्यादा, उसको बोलते हैं। थैंक यू परमार दिव्यांग। कोई किंग नहीं है, किंग सिर्फ एक गॉड है, उनका आशीर्वाद रहे तो कोई भी किंग बन सकता है, लेकिन हमें जितना आम बनने में अच्छा लगता है उतना ही अच्छा है। हो गया, आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो पॉलीवैलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉलीवैलेंट वैक्सीन। हाँ आ सकता है, ऑनलाइन सिस्टम है, 12 घंटे में क्या 6 घंटे में आ जाए, तो आज सेव ही तो रहता है। निमांस बेंगलोर नाम सुना आपने? निमांस बेंगलोर वो 1 घंटे में दे देता था लिस्ट, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में। निमांस बेंगलोर का पेपर सबमिट करो, आपके कितने नंबर आए सामने दिख जाते हैं, आंसर की अंदर सेट रहती है। आपने पेपर किया, आपको खुद को पता चल जाएंगे मेरे कितने नंबर आए, और 1 घंटे बाद वो लिस्ट निकाल देते थे, इसके इतने इसके इतने, बस खत्म। ऑनलाइन में अपने आप कैलकुलेट होता है, हमें करना नहीं पड़ता, सॉफ्टवेयर के अंदर आंसर की सेट होती है। निमांस का जब आप पेपर दोगे अगली बार देखना, जो ही आप सबमिट करोगे आपके सामने आ जाएंगे आपके 100 सवाल, आपने 96 किए, 20 गलत हो गए और आपके नंबर 70 आए, ऐसे जितने भी नंबर आए वो सामने तुरंत इतने नंबर आ गए आपके। और फिर वो जो पेपर कंडक्ट कर रहा है एजेंसी बोलेगी टोटल, तो वो लिस्ट आ जाएगी येलो टोटल। बस रिजल्ट थोड़े दिन बाद आएगा, बट वो लिस्ट आ जाती है। आ सकता है, ऑनलाइन में क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर है पूरा, सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीजें सेट है। पॉलीवैलेंट वैक्सीन का डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉरसेट के लिए, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पॉलीवैलेंट सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, पॉलीवैलेंट, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, इधर ध्यान देना। अब उसके चक्कर में, रिजल्ट के चक्कर में ये गलती कर दोगे। वैलेंट का मतलब होता है स्ट्रेन, टाइप, या लिख दो टाइप या लिख दो स्ट्रेन, एक ही बात है। अब क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, इधर आओ। पोलियो 3 टाइप का होता है, P1, P2, P3। पोलियो में एक वैक्सीन देते हैं ओपीवी, वो इसको भी मारती है, इसको भी मारती है, इसको भी मारती है। ऐसी वैक्सीन, सुनना मेरी बात, ऐसी वैक्सीन जो एक ही जाति के, मतलब सेम स्पेसीज के मल्टीपल टाइप या मल्टीपल स्ट्रेन के ऊपर, पोलियो 3 प्रकार का होता है, वो तीनों के ऊपर अटैक करती है।
ऐसा थोड़ी है ओपीवी एक को मारेगा दो को छोड़ देगा, नहीं, एक ही बीमारी या एक ही जाति की मल्टीपल टाइप या मल्टीपल स्ट्रेन के ऊपर काम कर, स्ट्रेन का मतलब बता टाइप, मल्टीपल स्ट्रेन के ऊपर काम करती है, उसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट। दो एग्जांपल है। इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार का? तीन, ए बी और सी, पढ़ लिया याद करो। इन्फ्लुएंजा हमने पढ़ लिया याद करो, ए बी और सी, तो वो तीनों को मारती है। इन्फ्लुएंजा की जो लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है वो तीनों को मारती है। तो वैसे ही पोलियो, तो दो एग्जांपल, पॉलीवेलेंट वैक्सीन पोलियो और इन्फ्लुएंजा। एक ही जाति के दो या दो से ज्यादा टाइप या स्ट्रेन के ऊपर एक्ट करती है, उस वैक्सीन को पॉलीवेलेंट बोलते हैं। बस। ऑटोजेनस वैक्सीन, वैक्सीन इज अप्लाइड व्हेन ऑर्गेनिज्म इन द वैक्सीन इज ऑब्टेन फ्रॉम सेम पेशेंट। खुद में से कोई लिया, उसकी वैक्सीन बनाई, खुद को लगा दी। होता नहीं है, बहुत रेयर है, बट डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। समझ में आया ये बात? एक ही जाति के मल्टीपल स्ट्रेन के ऊपर काम करती है, जैसे P1, P2, P3 है तो पोलियो ना, एक जाति इसके मल्टीपल स्ट्रेन के ऊपर, क्या? ओपीवी। तो ये ओपीवी होगा। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ए बी सी तीनों को मारती है, इसलिए हो गया पॉलीवेलेंट। सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट वन, ऑटोजीनस। ऑटो मतलब सेल्फ, जीनस का मतलब है कोई न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉडी में खुद से लेके वापस प्रिपेयर करके खुद को लगाना ऑटोजीनस कहलाता है। ठीक है, बात सही है। चलो जी, हो गया। अब आओ वैक्सीन की लिस्ट, ये लो। लाइव वैक्सीन सब एक एक के बारे में पढ़ूंगा। टॉक्सोइड तो याद हो गया, जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कौन सी वैक्सीन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। डिप्थीरिया और टिटनेस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं तो लेकिन जो ये किल्ड तो है ना, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, पर्टुसिस, आईएपी, इनएक्टिवेट मतलब किल्ड पोलियो वैक्सीन, जिसको बोलते हैं साक, पहले यही आई थी। रेबीज, जापानीज इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये किल्ड है लेकिन सब यूनिट है। बीसीजी, येलो फीवर, पोलियो, मीजल्स, मम्स, रुबेला। टाइफॉइड में एक किल्ड आती है लाइव, इसलिए सवाल नहीं आएगा, क्योंकि किल्ड भी आती है लाइव भी आती है। वेरिसेला लाइव, रोटा वायरस लाइव आती है, किल्ड भी आती है, सवाल नहीं आएगा। सिर्फ इसका रूट आएगा, मैं बता दूंगा, ओरल देते हैं। इन्फ्लुएंजा किल्ड भी आती है, लाइव भी आती है। इन्फ्लुएंजा इधर भी लिखना है, लेकिन इसके आगे लिखना है इंजेक्टेबल, और इधर लिखना है इंट्रानेजल। ये नेजल ड्रॉप होती है वो लाइव होती है, सवाल आएगा। इंट्रानेजल इन्फ्लुएंजा कौन सी है? आप बोलोगे लाइव है। इंजेक्टेबल इन्फ्लुएंजा कौन सी है? आप बोलोगे किल्ड है। रोटा वायरस की वैक्सीन का रूट क्या है? आप बोलोगे ओरल। कोलेरा दोनों ही आती है तो नहीं आएगा। याद क्या करना, किसी भी हालत में 1, 2, 3, 4, 5, 6, रोटा वायरस के बारे में 7, इन्फ्लुएंजा का रूट 8, पर्टुसिस के बारे में याद करना पड़ेगा 9, रेबीज की वैक्सीन 10, हेपेटाइटिस बी के बारे में 11, डिप्थीरिया कुछ नहीं, टिटनेस हम पढ़ा देंगे। इतनी वैक्सीन के बारे में आपको एक एक चीज बताऊंगा। ऑटोजेनस का कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई वैक्सीन जो खुद के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करके देते हैं उसको हम बोलते हैं, कोई इसका एग्जाम्पल नहीं।
हो गया? ये लिस्ट बनाओ फटाफट, इसके बारे में अपन बात करेंगे फिर। बाकी वाला अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। बाकी वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ ही लेंगे, डोंट वरी। तब तक के लिए लिख लिया आपने या लिखना बाकी है?